नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क, समुद्री जल संशोधन संयंत्र और दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र का किया शुभारंभ। कहा, केंद्र सरकार किसानों की सभी शंकाओं के समाधान के लिए तैयार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से पारदर्शी और फुल प्रूफ भर्ती परीक्षा के लिए आयोग को मजबूत करने पर दिया जोर। राज्य सरकार की तरफ से आयोग को मानव संसाधन सहित सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन। राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव प्रचार चरम पर। वरिष्ठ भाजपा नेता आलो लिबांग ने ईस्ट सियांग जिले के बिलात और ओयान में चुनावी रैली को किया संबोधित। सभी दलों के उम्मीदवार चुनाव रैली के अलावा घर घर जाकर कर रहे हैं प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क, समुद्री जल शोधन संयंत्र और दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र शामिल है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि पवन और सौर ऊर्जा पर आधारित ये हाइब्रिड ऊर्जा पार्क परियोजना दुनिया में पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित ऊर्जा की अपनी तरह की अनोखी परियोजना है और कच्छ की विशाल मरुभूमि में स्थापित पार्क से 30 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी। श्री मोदी ने कहा कि कच्छ में मांडवी के पास गुंडियाली गांव में खारे पानी को साफ बनाने का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे करीब 300 गांवों के 8 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की हर शंका के समाधान के लिए तैयार है और उनके हितों को प्राथमिकता देते हुए आय बढ़ाने के लिए फैसले किए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हो, मांडवी में डिसैलिनेशन प्लांट हो और अंजार में सरहद डेयरी के नए ऑटोमेटिक प्लांट का शिलान्यास, तीनों ही कच्छ की विकास यात्रा में नए आयाम लिखने वाले हैं और इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के मेरे किसान भाइयों बहनों को, पशुपालक भाइयों बहनों को, यहां के सामान्य नागरिकों को और विशेषकर हमारी माताओं बहनों को होने वाला है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के लिए जिस तरह एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है, उसी तरह वाटर सिक्योरिटी भी महत्वपूर्ण है और मेरा शुरू से कमिटमेंट रहा है कि पानी की कमी की वजह से न लोगों का विकास रुकना चाहिए और न ही किसी क्षेत्र का विकास रुकना चाहिए। पानी को लेकर भी गुजरात ने जो काम किया है वो आज देश के लिए दिशा दर्शक बना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से प्रदेश की सबसे प्रमुख संवैधानिक भर्ती आयोग को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में आयोग के अध्यक्ष निपो नाबाम के साथ बैठक के दौरान आवश्यक मानव संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री खांडू ने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग की किसी भी शिकायत को त्वरित गति से दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट के सिद्धांतों पर भर्ती परीक्षाओं में चयन के लिए परीक्षा प्रबंधकों को मजबूत करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ तरीके से कराने के लिए आवश्यक सहयोग के लिए तैयार है। बैठक के दौरान पुलिस कर्मियों की भर्ती में फिजिकल टेस्ट के सही मूल्यांकन के लिए चिकित्सकों और सैनिक कर्मियों की मौजूदगी को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया गया। राज्य में पंचायत चुनाव
के मतदान की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ रही है। हर पार्टी अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए जोर लगा रहा है। इसी क्रम में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने ईस्ट सियांग जिले के ओयन और बिलात में पार्टी के जेडपीएम पद के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ओयन क्षेत्र के जेडपीएम के उम्मीदवार तामोम मुबांग, रानी सिले क्षेत्र से बासिन तातिन, बिलात लेदुम क्षेत्र से ओलिक तालो तथा मीरम क्षेत्र से याकम तालो के पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने विकास के मुद्दे पर लोगों से मतदान की अपील की। इस सभा में पूर्व विधायक तातुंग जामो, राज्य की भाजपा उपाध्यक्ष यालम तागा बुरांग, भारतीय किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष दुंगोली लिबांग, ईस्ट सियांग भाजपा के चुनाव प्रभारी टी जनोम, ईस्ट सियांग जिला भाजपा के अध्यक्ष अबू बोरांग, तादी जनोम सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। ईटानगर शहरी निकाय के चुनाव में जीत के लिए सभी दलों के उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू और एनपीपी के उम्मीदवार अपने क्षेत्र में चुनावी रैली के अलावा घर घर जाकर मतदाताओं से मिल रहे हैं। सभी दलों के घोषणा पत्र में विकास, शांति और आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का शामिल है वादा। ईटानगर शहरी निकाय के वार्ड संख्या 17 से कॉर्पोरेटर पद के भाजपा उम्मीदवार तामे फासांग बदलाव के लिए वोट मांग रहे हैं और इसी क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार दुगी जॉनी सड़क, पेयजल और स्वच्छता के लिए जनता का समर्थन मांग रहे हैं। जबकि वार्ड संख्या 10 से जेडीयू की उम्मीदवार युकर यारो नागरिकों की सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी लगाने, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का जनता से वादा कर रही हैं। ईटानगर को स्मार्ट सिटी घोषित किया है। स्मार्ट सिटी के चलते हमारा बहुत काम करना है। रास्ता हो गया, पानी हो गया, सीसीटीवी इंस्टॉलमेंट हो गया, बिजली हो गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट में सुना है अभी आईएमसी में हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर में काम करता है, उसका पेमेंट भी सही नहीं होता है, हमको सुनने में आया है। सैलरी का बेसिस हो गया, तनख्वाह का बेसिस हो गया, प्रायोरिटी इन रेगुलर बेसिस हम लोग देंगे। ईटानगर सबका है, यहाँ ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, किसी जाति का नाम में नीसी, आदि, गालो, मंपा, मिन्योंग नहीं, बल्कि ये सबका राजधानी है। कल हम बीजेपी चुन के आएगा तो मेरा 100% आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी को हम प्रायोरिटी में लेंगे। अगर मैं इस बार इलेक्ट होता हूँ तो मैं यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो बहुत ही ख़राब है, मैं उसे ठीक करूँगा, क्योंकि ड्रेनेज का वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, यहाँ का हम लोग को वार्ड नंबर 17 का वासी लोगों को। और सेकेंड है कि मेरा मैनिफेस्टो में ये है कि हम लोग का रोड कनेक्टिविटी और रोड मेंटेनेंस बहुत ही ख़राब है, क्योंकि हम लोग देखा जाए तो हम लोग का वार्ड नंबर 17 तो बहुत पुराना वार्ड है और हर एक चीज़ यहाँ में जो हम लोग का गवर्नमेंट ऑफिस ये सब रहता था, सब आज ईटानगर में शिफ्ट हो गया और बहुत बढ़िया से और बहुत सुंदर से बन चुका है ऑफिस। मगर हम लोग का वार्ड नंबर 17 का जितना भी 3 कॉलोनीज है वो अभी तक वैसे का वैसा है। रोड अभी तक वहाँ पे नया रोड कंस्ट्रक्शन आज का डेट तक हुआ नहीं है। हम वार्ड नंबर 10 में मेरा अंदर में इटापोर्ट टूरिस्ट प्लेस भी है, उसको भी हम डेवलप करने के लिए, सिस्टम को अच्छा लाने के लिए हम कोशिश करेगा। और ड्रेनेज सिस्टम, गांधी मार्केट एरिया को भी हम क्लीन करके रखने के लिए कोशिश करेगा। और आपका पावर हाउस में भी टैंकी में सीसीटीवी जहाँ जहाँ में लगाना है वो जगह में भी सीसीटीवी हम लगा देगा। हमको प्लीज़ वोट देके जिता दीजिए। देश भर में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा लागू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अधीन आता है और ऊर्जा के उपयोग को कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य पेशेवर, योग्य और ऊर्जावान प्रबंधकों एवं लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना है, जिनके पास ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं की नीति निर्धारण, वित्त प्रबंधन एवं कार्यान्वयन की विशेषज्ञता हो। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा द्वारा ईटानगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा संरक्षण विषय पर
भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। राज्य भर में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 23 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 37 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 238 रह गई है। राज्य में अब तक 16,243 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और कोविड रिकवरी दर बढ़कर 98.22% हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 5, चांगलांग और ईस्ट सियांग से 4-4, सियांग से 3, अंजाव और लोअर दिबांग वैली से 2-2, तिरप, तवांग और पापुमपारे जिले से 1-1 मामले शामिल है। राज्य भर में सोमवार को कोविड जांच के लिए 699 सैंपल एकत्रित किए गए। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने कहा है कि प्रदेश में कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारियां चल रही है और उम्मीद है कि देश में जल्द ही कोविड का टीका मंजूर हो जाएगा। वैक्सीन का हमारा भारतवर्ष में, हमारा इंडिया में 4 वैक्सीन कंप्लीशन में आने वाला है और हम लोग बाहर से भी और मंगा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी ये इस आने वाला महीना में जनवरी में मतलब वैक्सीन आने का चांस है। उसके लिए हम लोग ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर से भी बात करते रहते हैं और यहाँ में कैसे वैक्सीन को हम लोग देना है और कहाँ से किस पार्टी को आगे देना है और कहाँ में हम लोग देना है, वो सबको भी हम लोग ऑलरेडी ये डिटेल प्लान बना चुका है। वैक्सीन का हम लोग जनवरी लास्ट में आने का प्रोग्राम किया है। पब्लिक को तो हम लोग ऑलरेडी पंचायत इलेक्शन के लिए SOP हम लोग दे चुका है। उसको डिस्टेंस मेंटेन के लिए जो सैनिटाइजर, जो मास्क के लेवल है, लेकिन गांव में तो कहीं तो नहीं चल रहा है, आप भी तो देख रहे हैं। लेकिन हम लोग SOP ऑलरेडी डिपार्टमेंट का तरफ से दे चुका है, पंचायत डिपार्टमेंट को, इन लोगों ने ऑलरेडी सर्कुलेट भी किया है। देश में कोविड से ठीक होने की दर 95% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 34,477 रोगी ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक कुल 94,22,000 संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में 3,39,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 22,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में इस संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 354 मौतें हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक 1,43,700 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। केंद्र ने देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है। कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग की सरकार से अनुमति मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। पेश है ये रिपोर्ट। निगरानी की जाएगी। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ज़्यादा उम्र के वो लोग जिन्हें कोई और बीमारी भी है, और इसके साथ ही 50 साल से कम उम्र के वो लोग जिन्हें कोई और बीमारी है, जैसे मधुमेह, कैंसर, दिल की बीमारी। हेल्थ केयर वर्कर यानी डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और ऐसे लोग जो सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी तीनों सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स और राज्य की पुलिस, इन सबको पहले चरण में ही वैक्सीनेट किया जाएगा। टीकाकरण के लिए 5 लोगों की टीम होगी। इन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर कहा जाएगा। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर एंट्री पर होगा, जो दस्तावेज देखने के बाद सेंटर में आने देगा। इसके बाद दूसरा ऑफिसर कोविन से डेटा मिलाएगा। तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर डॉक्टर होगा और वही वैक्सीन देगा। बाकी 2 वैक्सीनेटर 30 मिनट तक मरीज को देखेंगे और भीड़ भाड़ का नियंत्रण भी देखेंगे। टीका लगाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और एक दिन में करीब 1 सेशन होगा और इसमें करीब 100 से 200 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोविन ऐप पर ही होगा। केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा अपलोड किया जा सकता है इसको, और अगर कोई भी व्यक्ति खुद से अपनी जानकारी अपलोड कर रहा है तो 15 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी उन्हें दे। त्रिपुरा पुलिस ने खोवाई जिले के तेलियामुरा क्षेत्र से करीब 1 करोड़ मूल्य का गांजा बरामद किया है। तेलियामुरा के DSP ट्रैफिक सोना चरण
जमातिया ने बताया है कि गांजे की ये खेत अगरतला से असम ले जाई जा रही थी। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईस्ट सियांग जिले के दोइंग गुमुन महाविद्यालय ग्राउंड में आयोजित केतन योमसो मेमोरियल वेटरन फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित 90 मिनट में पासीघाट वेटरन फुटबॉल क्लब और एबीसी रंगिंग फुटबॉल क्लब एक गोल की बराबरी पर रही। बाद में मैच का निर्णय टाई ब्रेकर के आधार पर किया गया और इसमें पासीघाट वेटरन फुटबॉल क्लब विजेता रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक निन्नोंग इरिंग, पूर्व विधायक बोसीराम सिराम, ईस्ट सियांग जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तामत जामो सहित कई गणमान्य व्यक्ति समापन समारोह में मौजूद थे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।